संगठन, लोक प्रशासन के तत्व, बीए प्रथम वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी जैसे मैंने आपको टॉपिक पढ़कर बताया था, संगठन आज का विषय है और हम बात कर रहे हैं आपका बीए प्रथम वर्ष का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन के तत्व का। हमारा जो पिछला वीडियो क्लास था जिसमें हमने संगठन के बारे में बात की थी, उस संगठन की क्लास में हमने संगठन के अर्थ को समझने का प्रयास किया था और इसके अंतर्गत संगठन की विभिन्न परिभाषाओं की हमने उस क्लास में बात की थी। विभिन्न विद्वानों द्वारा जो संगठन की परिभाषाएं दी हैं उनको समझने का, उनको जानने का प्रयास हमने किया था और इसके पश्चात संगठन की विशेषताओं पर चर्चा की गई थी। निकोलस हेनरी ने जो संगठन की विशेषताएं की हैं उनको वर्णन करने, उनको समझने का प्रयास किया गया था। आज हम बात करेंगे संगठन के आधार के बारे में। संगठन के क्या आधार होते हैं, संगठन का निर्माण किन आधार के अनुसार किया जाता है। जब संगठन के आधारों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम उभर कर आता है अरस्तु का। अरस्तु ने संगठन के दो आधार हमें सुझाए थे। मनुष्य की एक जो पहला आधार है, उन्होंने अरस्तु ने बताया मनुष्यों की संख्या के अनुसार, और दूसरा आधार उन्होंने बताया सेवा या उद्देश्य के अनुसार कार्यों का विभाजन। जो सरकारी तंत्र संबंधी हाल्डिन समिति जिसका गठन 1918 में हुआ था, उसने यही विकल्प बताए थे। अब आजकल जिन आधारों को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की विद्वानों ने, वह आधार जो लूथर गुलिक ने जिनकी चर्चा की है, लूथर गुलिक ने जो संगठन के आधार बताए हैं उनको सर्वाधिक मान्यता आज के वर्तमान में लोक प्रशासन के विद्वान ने प्रदान की है। लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए हैं, 4 आधारों की पहचान की है, 4 आधार बताए हैं। गुलिक ने इसे 4P कहा है। 4P यानी 4P, यानी 4 बार P, 4P कहा है। 4 शब्दों के प्रथम 4 अक्षरों को मिलाकर लूथर गुलिक ने 4P की अवधारणा का निर्माण किया है। ये 4P इस प्रकार है: पर्पज उद्देश्य के आधार पर, प्रोसेस प्रक्रिया के आधार पर, पीपल व्यक्ति के आधार पर, प्लेस स्थान के आधार पर। लूथर गुलिक ने जैसे पर्पज का P, प्रोसेस का P, पीपल का P और प्लेस का P, यानी जो 4 जो नाम है, 4 जो अक्षर हैं, शब्द हैं, 4 जो वर्ड्स हैं, पर्पज, प्रोसेस, पीपल एंड प्लेस, इनका सबका एक एक P लेकर, 1 2 3 4 जो 4 P हुए, इन 4 P को लेकर उन्होंने अपनी अवधारणा 4P का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि इन 4 के आधार पर, इन 4 P के आधार पर ही संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन के जो आधार हैं ये 4 P हैं। हम बारी बारी से इन 4 P में की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य के आधार पर संगठनों का निर्माण किया गया। लूथर गुलिक ने बताया इसका अर्थ कि संगठन के द्वारा किया जाने वाला काम ही काम पर आधारित संगठन का आधार है। जो संगठन द्वारा जो काम किया जाता है वह संगठन का आधार होता है। काम पर आधारित संगठन के उन्होंने उदाहरण बताए, जैसे रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग इत्यादि। ये सब ऐसे विभाग हैं जो उद्देश्य आधारित विभाग हैं, जो अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। जब इन उद्देश्य आधारित जो संगठन होते हैं या उद्देश्य सिद्धांत के निम्न गुण लूथर गुलिक ने बताए हैं। उन्होंने पहला गुण यह बताया है कि यह संगठन को एक सुनिश्चित मिशन देता है। इट गिव्स ए कोहेरेंट मिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन को एक सुनिश्चित मिशन देता है। यह उद्देश्य आधारित जो आधार है वह संगठन को एक सुनिश्चित मिशन इसलिए दे पाता है क्योंकि उसका लक्ष्य निश्चित होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो निश्चित होता है। यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जिस तरह से संगठन के सभी जो व्यक्ति हैं, जो सभी पदाधिकारी हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिशन की तरह काम करते हैं, क्योंकि उन्हें उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उन्हें पता होता है। इसकी अगली विशेषता ये बताइए कि कामों के परस्पर आच्छादन और दोहराव को खत्म करता है।
इट एलिमिनेट्स ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वो इसलिए क्योंकि इसमें इस संगठन में प्रत्येक जो व्यक्ति होता है या प्रशासन है उसका उत्तरदायित्व निश्चित हो जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य निश्चित होता है। और इस उत्तरदायित्व निश्चित हो जाने से कामों का जो संगठन में काम निश्चित हो जाता है संगठन का, और इसलिए उसे पता होता है कि उसे किस काम को करना है। इसलिए कामों का परस्पर आच्छादन यानी कामों का जो ओवरलैपिंग है, तो एक ही विभाग के ऊपर बहुत सारे काम नहीं आ पाते, उसे उसका काम पता होता है कि उसे क्या काम करना है। जैसे अगर हम बात करें इसकी चिकित्सा विभाग की बात करें तो उसे पता है कि उसे चिकित्सा संबंधित समस्त कार्य करने हैं। और अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें तो उसे शिक्षा विभाग के समस्त कार्य करने हैं शिक्षा से संबंधित। तो इस तरह से एक ही विभाग के ऊपर बहुत सारा ओवरबर्डन नहीं हो पाता है, परस्पर आच्छादन नहीं हो पाता है, कामों की ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, और कामों के दोहराव को भी खत्म कर देता है, क्योंकि वह एक ही प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, अन्य किसी को वो कार्य सौंपने की आवश्यकता नहीं होती, तो कार्यों का दोहराव भी इससे समाप्त होता है। अगला है इट फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज। यह समन्वित नीतियों के विकास में सहायता करता है। ऐसी नीतियाँ जो समन्वित नीतियों के विकास में यह जो आधार है, उद्देश्य, यह इसमें सहायता करता है, इसमें हेल्प करता है। अगली जो इसका जो फायदा है, इसका लाभ है इस आधार का, यह असफलताओं की जिम्मेदारी तय करने में सक्षम बनाता है। इट इनेबल्स द फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फेलियर। अगर जो विभाग है, जो संगठन है, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसका जो लक्ष्य है, उसका जो जिम्मेदारी है, उसको निर्धारित करने में, उसको तय करने में इसमें बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि विभाग का लक्ष्य स्पष्ट होता है। बस उस लक्ष्य को विभाग या संगठन प्राप्त कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, यह पता लगाना बड़ा आसान इसमें हो जाता है। यह सामान्य आदमी द्वारा भी आसानी से समझा जा सकता है। इट इज़ इजली इंटेलिजिबल टू द कॉमन मैन। यह क्योंकि लक्ष्यधारी संगठन है, जब व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे किस विभाग में काम करना है, क्या काम करना है, तो वह आराम से आपको जो अपना उसके कार्य संबंधित विभाग को आसानी से खोज सकता है। तो इसलिए यह इस तरह का जो विभाजन होता है, संगठनों का विभाजन होता है, संगठनों के निर्माण का जो आधार होता है, यह सामान्य आदमी के लिए बड़ा सहायतापूर्ण होता है। जो उद्देश्य सिद्धांत या कार्यात्मक सिद्धांत के दुर्गुण बताए हैं विद्वानों ने, वो इस प्रकार है। पहला दुर्गुण यह बताया है कि इट नेग्लेक्ट्स द सबऑर्डिनेट टाइप ऑफ वर्क। ये अधीनस्थ के कामों की उपेक्षा करता है। जो जो कई छोटे मोटे मामले हैं, जो अधीनस्थ हैं, उनके कामों की इससे उपेक्षा हो जाती है। यह नवीनतम तकनीकों की भी उपेक्षा करता है। नवीनतम तकनीकों को अपनाने का यह जो आधार है, यह विरोध करता है। यह अपने परंपरागत तरीके से ही कार्य करने में विश्वास करता है। यह चिंतन में विभागीयता की ओर ले जाता है। जो डिपार्टमेंटलिज्म है, वो उसको इससे बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो विभाग होते हैं वो अपने लक्ष्य के आधार पर गठित होते हैं, और वो केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, और इसलिए केवल वो अपने विभाग के लक्ष्यों के प्रति अधिक चिंतनशील हो जाते हैं, अधिक, और इसलिए वो विभागीय आधार पर सोच उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की बनती चली जाती है। जो हॉल्डन कमेटी ब्रिटेन की, उसने 1918-19 में प्रथम हूवर कमीशन था यूएसए का, जो इसका गठन 1949-1950 में हुआ था, 1949-1950 में। और जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो स्टडी टीम थी, जिसने 1966 से 1970 तक काम किया, ने लक्ष्य आधारित जो संगठन का आधार है, उसका समर्थन किया था, उसी सिद्धांत का उन्होंने सुझाव दिया था। जो अगला जो आधार है संगठन का, वह आधार बताया गया है प्रक्रिया, यानी प्रोसेस आधारित जो संगठन होते हैं, वो संगठन का आधार इसमें प्रोसेस हो जाता है, प्रक्रिया हो जाती है, कार्य की प्रक्रिया हो जाती है। तो यह जो प्रक्रिया आधारित जो संगठन होते हैं, वो तकनीक या विशिष्ट कौशल पर जोर देते हैं। इसका अर्थ है कार्य को पूर्ण करने के लिए संगठन द्वारा प्रयोग में लाई गई तकनीक या विशिष्ट कौशल से है, यानी किस तकनीक, किस विशिष्ट कौशल के आधार पर संगठन का निर्माण किया गया है। इस प्रक्रिया पर आधारित संगठनों के उदाहरण बताए गए हैं,
जैसे अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग में जाने के लिए विशेष प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, इसलिए अंतरिक्ष विभाग इस क्षेत्र में कार्य करता है। कानून विभाग, जो कानूनी प्रक्रियाओं को निर्मित करने और कानूनी प्रक्रियाओं का पालना करने पर जो जोर देता है वह विभाग कानून विभाग कहलाता है। तो उसका जोर कानूनी प्रक्रिया का निर्धारण और कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से प्रयोग हो सके, इस पर इसका जोर रहता है। समुद्र विकास विभाग, समुद्र विकास विभाग में समुद्र में काम करने के लिए जो विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार के तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार की तकनीकी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, इसलिए समुद्र विकास विभाग भी इस प्रक्रिया के आधारित संगठन का आधार है। तो इस तरह से प्रक्रिया आधारित संगठन वह संगठन है जिसमें तकनीक या विशिष्ट कौशल पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया प्रोसेस सिद्धांत के जो गुण बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला गुण इसका ये बताया गया है कि यह स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देता है। इट फैसिलिटेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यह विशेषीकरण पर बहुत अधिक जोर देता है। क्योंकि यह कार्य की प्रक्रिया से संबंधित है और प्रक्रिया के आधार पर इस प्रक्रिया के आधार पर, प्रोसेस के आधार पर इस संगठन का निर्माण होता है। तो इसलिए इसमें काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने कार्य में विशेष रूप से दक्ष हो जाते हैं और विशिष्टीकरण को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, इस विशिष्टीकरण को बढ़ाने में सहायता करता है। यह जो आधार है। अगला जो इसकी विशेषता यह है, यह आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करता है कि यह इट एंश्योर्स द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अप टू डेट टेक्निकल स्किल्स। जो आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग होता है तो उसके द्वारा आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग को, अगर हम आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हैं तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं और उस लाभ से अंततः धन की बचत होती है और समय की बचत होती है। जब आधुनिक तकनीक को अपनाएंगे तो आधुनिक तकनीक धन और समय को बचाने में सहायता करती है, सहायता उपलब्ध कराती है। और जितना समय और धन में बचत होती है उतनी ही उस संगठन की अर्थव्यवस्था या उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको ताकत मिलती है, वो बेहतर होती चली जाती है। जो अगली इसकी विशेषता बताई गई है वह यह है कि इट सिक्योर्स इकोनॉमी ड्यू टू मैक्सिमम यूज ऑफ लेबर सेविंग मशीनरी। जो श्रम बचाने वाले जो यंत्र हैं, जो लेबर सेविंग मशीनरी है, जो श्रम बचाने वाले यंत्र हैं, उनका इसमें अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। तो मेहनत को बचाने वाले जो मशीनरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इस प्रक्रिया आधारित संगठनों में होता है और जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है उतनी ही ज़्यादा जो संगठन है, जो व्यवस्था है, उसकी आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को मजबूती प्राप्त होती है, वो आर्थिक स्थिति उसकी अधिक से अधिक सुरक्षित होती चली जाती है। यह तकनीक कामों में तालमेल को प्रोत्साहन देती है। इट इनकरेज कोऑर्डिनेशन टू द टेक्निकल वर्क। तो जितना ज़्यादा तकनीक आधारित कामों का इस्तेमाल होगा, तकनीक आधारित संगठनों निर्माण होगा, उतनी ज़्यादा इसमें समन्वय को भी बढ़ावा मिलेगा, तालमेल को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कैरियर सेवा के विकास के लिए अनुकूल होता है। ये कैरियर सेवा यानी एक व्यक्ति का जो आजीविका में जो वो उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उस नौकरी में वो जितना अधिक तकनीकी ज्ञान में कुशल होता चला जाता है उतना ही अधिक उसका जो आजीविका है, जो कैरियर है उसका, वो अधिक से अधिक सिक्योर होता चला जाता है, सुरक्षित होता चला जाता है और उसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है और उसमें अधिक से अधिक उसके अवसरों में वृद्धि होती चली जाती है। तो यह कैरियर सेवा के विकास के लिए अधिकतम अनुकूल होता है। विद्वानों ने जो प्रक्रिया आधारित संगठन है, विभागीय संगठन का जो आधार है प्रक्रिया, उसके दुर्गुण इस प्रकार बताएं, दोष इसके इस प्रकार बताएं कि एक तो इसका सीमित उपयोग होता है। इस जो प्रक्रिया इसका उपयोग कम होता है, सीमित होता है, क्योंकि तकनीक आधारित संगठन है उनकी संख्या ही कम होती है और जो गैर तकनीकी आधारित गतिविधियों में उसमें इसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के आधार को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। और जो अगली इसकी जो दुर्गुण है ये बताया गया है कि यह लक्ष्य से ज़्यादा, उद्देश्य से ज़्यादा महत्व माध्यमों को देता है। माध्यमों को यानी वह तकनीकी ज्ञान या वह तकनीकी मशीनरी जो कार्यों को आसानी से
संपन्न कराने में सहयोग करती है। तो इसका परिणाम यह निकलता है कि जो यह संगठन है, इस संगठन में तकनीक को अधिक महत्व दिया जाने लगता है और तकनीकी जो नवीनतम मशीनरी है उनको अधिक महत्व दिया जाने लगता है। तो उस महत्व के आगे संगठन का जो लक्ष्य है वो भी कभी कभी गौण सा या कमजोर सा होने लगता है और उस पर कम ध्यान दिया जाता है। लक्ष्य की अपेक्षा तकनीक की प्रगति पर अधिक ध्यान इस प्रकार के संगठनों में दिया जाने लगता है। यह पेशेवर घमंड को विकसित कर देता है और मतभेद की ओर ले जाता है। तो जितना ज़्यादा इसमें काम करने वाला कार्मिक अपने जो कार्य है उसमें जितना अधिक तकनीकी प्रवीण होता चला जाता है, दक्ष होता चला जाता है, उतना ही अधिक उसमें एक प्रकार का पेशेवर घमंड विकसित होता चला जाता है। जो प्रोफेशनल एरोगेंस है वो इसको बढ़ावा मिलता है इस प्रकार के संगठन के निर्माण से। अगला इसकी दुर्गुण यह बताया जाता है कि यह सामान्यज्ञ प्रशासकों की सेवाओं की उपेक्षा करता है। जो सामान्यज्ञ और जो प्रशासक होते हैं जो सभी तरह का ज्ञान जानते हैं, जो उनका कोई विशेष ज्ञान का क्षेत्र नहीं होता है, ऐसे जो प्रशासक होते हैं जिन पर मैनेजमेंट की अधिक जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की प्रबंधन की अधिक जिम्मेदारी होती है, उनकी सेवाओं की उपेक्षा जो तकनीकी आधारित है, जो प्रोसेस आधारित संगठन है वो करते हैं। क्योंकि प्रोसेस के अंदर जो तकनीकी ज्ञान है वो अधिक महत्वपूर्ण होता चला जाता है और जो सामान्य ज्ञान है उसकी उपेक्षा होती चली जाती है। जो तीसरी जो आधार बताया गया है वह आधार उसे कहा गया है व्यक्ति यानी पीपल आधारित जो संगठन है, व्यक्ति आधारित जो संगठन है वह यानी व्यक्ति संगठन का एक अलग आधार है। संगठन का तीसरा आधार है, लूथर बुलिक द्वारा बताया गया तीसरा आधार है पीपल यानी व्यक्ति। इसका अर्थ है जो संगठन की सेवाएं जो व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों का समूह के आधार पर भी संगठन का निर्माण किया जाता है, संगठन का गठन किया जाता है। जो संगठन की सेवाएं प्राप्त करता है, जो संगठन से लाभ प्राप्त करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए अलग प्रकार के संगठन का निर्माण होता है। और यह संगठन जो ग्राहकों पर आधारित संगठन की अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसके लिए रिहेबिलिटेशन जो डिपार्टमेंट है, पुनर्वास विभाग है, वो इसके लिए काम करता है। आदिवासी कल्याण विभाग है वह भी इसके लिए काम करता है। श्रमिक स्त्री कल्याण विभाग है। जो अलग अलग जो हमारा समाज है उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो समूह हैं उन समूहों की सेवा करने के लिए और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए संगठन ये व्यक्ति आधारित संगठन का निर्माण किया गया है। तो व्यक्ति आधारित जो संगठन है, व्यक्ति सिद्धांत के जो गुण विद्वानों ने निम्न बताए हैं। तो पहला गुण जिसकी हम बात करें तो वह यह है कि यह एक समूह की सभी आवश्यकताओं के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदार बनाता है। व्यक्ति आधारित संगठन का जो गुण है, इट मेक्स वन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द नीड ऑफ ए ग्रुप। यानी जो समाज का समूह है, जो समाज में एक विशेष प्रकार के लोगों का समूह है जो अपनी किन्हीं विशेषताओं से अलग समूह के रूप में पहचाने जाते हैं, उन समूहों के लिए अलग से प्रशासनिक जो विभाग है उसका गठन कर दिया जाता है, प्रशासनिक संगठन का निर्माण कर दिया जाता है और वह प्रशासनिक संगठन उस अपने समूह की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। तो इसका लाभ, सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक समूह की सभी आवश्यकताओं के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदार इस विभागीय संगठन के आधार द्वारा बनाया जाता है। इट मेक्स वन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द नीड्स ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक एजेंसी इसमें जिम्मेदार हो जाती है। यह लाभ प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के तालमेल में सहायता करता है। तो जो लाभ प्राप्त करता है यानी जिन्हें फायदा पहुंचाने के लिए, जिन्हें लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के संगठन का निर्माण होता है, व्यक्ति आधारित संगठन का निर्माण होता है, तो उसको जो अलग अलग तरह की सेवाएं दी जाती है उनमें उनके बीच में समन्वय स्थापित करने में यह व्यक्ति जो सिद्धांत है वह सहायता करता है। व्यक्ति आधारित संगठन इस संदर्भ में सहायता प्रदान करते हैं। जो अगली इसकी विशेषता है, अगला जो इसका गुण है वह यह बताया है कि यह लक्ष्य समूह और एजेंसी के बीच एक करीबी रिश्ता कायम करता है। एजेंसी यानी वह प्रशासनिक विभागीय संगठन का जो आधार है उसको यहाँ पर एजेंसी का यानी विभागीय संगठन को यहाँ पर
एजेंसी कहा गया है। जो सरकारी संगठन है उसको यहाँ पर एजेंसी कहा गया है। और दूसरा यह कहा गया है कि यह जो लक्ष्य समूह, यानी वह समूह जिसको लक्षित करते हुए एजेंसी का या संगठन का निर्माण होता है, प्रशासन का निर्माण होता है, उन दोनों के बीच में करीबी रिश्ता बनाए रखने के लिए, कायम करने के लिए यह व्यक्ति सिद्धांत कार्य करता है। अगली जो विशेषता बताई गई है कि यह समस्याओं के प्रति एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच प्रदान करता है, एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है इसमें, क्योंकि जो व्यक्ति आधारित जो उसकी समस्याएं होती हैं, किसी भी व्यक्ति आधारित जो समाज का समूह है जिसके लिए संगठन निर्माण किया गया है, उसकी सभी समस्याओं को उसको स्पष्ट रूप से पता होता है। जो व्यक्ति उस संगठन में काम कर रहा है उसको स्पष्ट रूप से पता होता है, और वह उन समस्याओं को वो अपने से उच्च अधिकारी को प्रेषित कर सकता है, और उस उच्च अधिकारी की जो प्रयास होते हैं वह यह प्रयास होते हैं कि समस्याओं का संपूर्ण हल मिल सके और समस्याओं का समापन हो सके। इसके लिए वह काम करता है। तो इसलिए व्यक्ति जो सिद्धांत है उसका एक बड़ा फायदा यह है, बड़ा लाभ यह है, उसका बड़ा गुण यह है कि समस्याओं के प्रति एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है। इट इनेबल्स होलिस्टिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स। यह इसका एक बड़ा गुण है। हम जो व्यक्ति पीपल सिद्धांत के दुर्गुणों की बात करते हैं, उसके दोष की बात करते हैं। तो इसका दोष बताते हुए हॉल्डन कमेटी ने कहा कि हॉल्डन कमेटी का कहना है कि यह छोटे छोटे विभागों की विशाल संख्या को पैदा कर देता है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह समाज में, आधुनिक समाज में बहुत सारे व्यक्तियों के समूह होते हैं, और जो ये व्यक्तियों के समूह हैं वह जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और अनेक आधारों के ने जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या, उनके संगठनों की संख्या बहुत अधिक विशाल बना दी है। और उन विशाल जो संख्या है उसको नियंत्रण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसीलिए हॉल्डन कमेटी ने इसे लिलीपुट प्रकार का प्रशासन कहा है, क्योंकि जो प्रशासनिक तंत्र, छोटे छोटे प्रशासनिक तंत्र, इसकी वजह से असंख्य संख्या में निर्मित हो जाते हैं। इसलिए इसे लिलीपुट प्रकार का प्रशासन भी कहा जाता है, क्योंकि संख्या में अधिक होते हैं और वैसे इनका स्वरूप होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। यह जो सिद्धांत है ये विभागों के बीच न्यायिक विवाद पैदा करता है। जुडिशियल जो झगड़े हैं उनको उत्पन्न करने में यह सिद्धांत काम करता है। अगला इसकी विशेषता बताई गई है कि यह बहुकार्यात्मक चरित्र कारण विशिष्टीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस संगठन में, इस जो यह संगठन है, इसमें एक ही व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे कार्य उसको संगठन को करने पड़ते हैं। उसके कार्य एक ही प्रकार के कार्य उसमें पास नहीं रह जाते, उसके पास में विविध प्रकार के कार्य होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यह संगठन कार्य करता है। और इसलिए क्योंकि व्यक्ति के जो कार्य होते हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, वो बहुमुखी होती हैं और उनके बहुत सारे उनके प्रकार होते हैं, तो उन सब समस्याओं का एक साथ सामना करने के लिए यह संगठन कार्य करता है। और इसका परिणाम यह होता है कि जब उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो विशिष्टीकरण की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसे एक ही प्रकार के नित्य प्रकार के कार्य रोजाना नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए इस प्रकार के संगठनों के कारण विशिष्टीकरण संभव नहीं हो पाता है। हर कार्य के लिए, हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए अलग प्रकार की प्रविधि चुननी पड़ती है, अलग प्रकार का मार्ग चुनना पड़ता है। तो इसलिए यह सिद्धांत विशिष्टीकरण के सिद्धांत का विरोध करता है। यह दबाव समूह के अनुचित प्रभावों के समक्ष संगठन को कमजोर बनाता है, क्योंकि व्यक्ति आधारित संगठन में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है और व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए संगठन का निर्माण किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति आधारित, यानी एक ही प्रकार के व्यक्तियों के जो लाभ होते हैं, उन लाभों को प्राप्त करने के लिए, लाभ व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए संबंधित समूह है वो कठोर प्रयास करता है, कठिन प्रयास करता है और अनेक प्रकार के दबाव प्रशासन पर बनाने की कोशिश करता है। तो यह जो दबाव समूह होते हैं वो उनका अनुचित प्रभाव हो जाता है इससे, और इस अनुचित प्रभाव की वजह से जो संगठन है वो संगठन कमजोर होता है, संगठन अधिक मजबूती से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि वह दबाव समूहों के
प्रभाव में अपने निर्णयों को बदलने में के लिए विवश हो जाता है और यह व्यवस्था उसके संगठन को कमजोर करती है। अगली हम जो उसकी बात करें विभागीय संगठन के आधार की लास्ट और अंतिम आधार की बात करें तो वह लूथर गुलिक ने बताया है प्लेस यानी स्थान। स्थान और स्थान का पी ले लिया उन्होंने और पी के आधार पर उन्होंने 4P की रचना की थी। तो जो स्थान से तात्पर्य है कि एक ही स्थान पर कार्य करने वाला संगठन या एक विशेष प्रकार के विशिष्ट प्रकार के जो स्थान है उस स्थान पर कार्य करने वाला संगठन का आधार है। स्थान विशेष ही संगठन का आधार है, यानी स्थान विशेष के आधार पर जब संगठन निर्माण होता है तब उसे स्थान या प्लेस आधारित संगठन कहते हैं। इसका अर्थ है संगठन के अंतर्गत आने वाला भूभागीय क्षेत्र। स्थान पर आधारित संगठन के कई उदाहरण बताएंगे, जैसे बाहरी मामलों का विभाग यानी विदेश विभाग। दूसरा, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विभाजन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो विदेश मंत्रालय वो विदेश मंत्रालय वो जो उसके जो क्षेत्र हैं, जो बहुत सारे उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है और उनकी नियुक्ति क्षेत्रीय विभाजन करते हुए करता है, यानी अलग अलग देशों के आधार पर इसका निर्माण होता है इसका, और अलग अलग देशों के आधार पर जो देश के दूत होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और जैसे हमारे एक अलग उदाहरण दामोदर घाटी विभाग भी बताया जाता है कि दामोदर घाटी विभाग है जो एक ही क्षेत्र में दामोदर घाटी क्षेत्र में ही कार्य करता है। रेलवे के जो क्षेत्रीय कार्यालय वो भी इसके उदाहरण बताए जाते हैं, क्योंकि रेलवे के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो अपने क्षेत्र विशेष में ही कार्य करते हैं, संपन्न करते हैं। जो स्थान विशेष के जो गुण बताए गए हैं वो 2 गुण इस प्रकार है। पहला गुण यह बताया गया है कि एक निश्चित क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बीच तालमेल में सहायता करता है, क्योंकि स्थान विशेष में क्या स्थान सीमित हो जाता है, स्थान निर्धारित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब स्थान निश्चित हो जाता है, और स्थान छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन स्थान निश्चित होता है, तो ऐसे में उस निश्चित क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए यह जो सिद्धांत है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली इसकी विशेषता बताई गई है कि यह संबंधित क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल की इजाजत देता है। यानी कि संबंधित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर संगठन कार्य कर रहा है, प्रशासन कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय जो नीति है, जो राष्ट्र की नीति है, सभी देशों में सभी राज्यों में जो समान रूप से लागू होने वाली है, उस नीति को उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप ढाला जाता है, बदला जाता है और उसके अनुसार उसमें अनुकूलन किया जाता है। इसमें क्या है कि इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन ए स्पेसिफाइड एरिया। जो अगली जो विशेषता बताई गई है वह यह है कि इट फोस्टर्स लोकलिज्म एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल आउटलुक एंड सॉलिडिटी। इसमें क्या इसका ये जो फायदा यह है कि यह संबंधित क्षेत्र की जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार ही राष्ट्रीय नीतियों की में परिवर्तन किया जा सकता है। जब जो एरिया जो कंसर्न है उस कंसर्न एरिया में क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ऐसी नीतियों को लागू नहीं किया जा सकता जो संपूर्ण देश में एक समान लागू हो, क्योंकि संपूर्ण देश के अंतर्गत अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार, भाषाओं के अनुसार, कार्य की जो रीति है, प्रकृति है, उसके अनुसार अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है। तो एक ही राष्ट्रीय नीति को स्पष्ट रूप से एक जगह उसको लागू किया जा सके यह संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए उस राष्ट्रीय नीति में परिवर्तन किसके अनुसार किया जाता है, उस जिस संबंधित क्षेत्र में उस नीति को लागू किया जाना है। तो इस संबंधित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नीति को बनाने के लिए राष्ट्रीय नीतियों में परिवर्तन की यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत अनुमति प्रदान करता है, इसलिए यह सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण है। अगले इसकी जो लाभ बताया गया है, विशेषता बताई गई है, वह यह है कि यह लंबी दूरी और संचार में होने वाले खर्चों को कम करके अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि एक क्षेत्र विशेष में क्षेत्र विशेष से संबंधित एक संगठन होता है और इस क्षेत्र विशेष में उसको अपना कार्य करना पड़ता है, तो चूंकि वह क्षेत्र विशेष छोटा होता है, अधिक बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसमें जो लंबी दूरी पर जो आने जाने में जो खर्च होगा, धन खर्च होगा, उससे यह उद्देश्य बचाता है। और दूसरा, उस
कार्य को करने के लिए जब बहुत सारे व्यक्तियों को आपस में टेलीकम्युनिकेशन करना पड़े, बातचीत कम करना पड़े, तो उसका भी व्यय होता है। तो इन सब व्ययों को ये बचाने का काम करता है और इस तरह से जो संगठन है उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं स्थान प्लेस के दुर्गुणों के बारे में, उसके दोष के बारे में। तो उसके दोष की अगर हम चर्चा करें तो पहला दोष यह बताया गया है कि इट टर्न्स काउंटर टू यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज। तो जो नेशनल पॉलिसी जिस पर हमने अभी बात की थी, नेशनल पॉलिसी पूरे देश में समान रूप से लागू होनी चाहिए, तो उस समान रूप की जो पॉलिसी की जो एकरूपता जो होनी चाहिए, उसका विरोध करता है यह संगठन का आधार। क्योंकि संगठन जो राष्ट्रीय नीतियां एक जैसी होनी चाहिए उसका विरोध करता है, और उसका विरोध वह क्षेत्रीयता के आधार पर करता है, और वह कहता है कि क्षेत्र के अनुसार जो राष्ट्रीय नीति है उसका निर्माण और उसका प्रसारण किया जाना चाहिए। तो यह जो है यह राष्ट्रीय नीतियों के प्रशासन में एक रूपता के विपरीत जाता है। तो अगला जो उसका दोष बताया गया है वह दोष यह कहता है कि यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण और एकता की कीमत पर स्थानीयवाद को बढ़ावा देता है। जब हमने जो पहले भी बात की कि जब इस प्रकार का जो संगठन होता है जिसमें जो स्थान आधारित संगठन होता है उसमें स्थान अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, और उस स्थान के विकास के लिए, उस स्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो राष्ट्रीय नीतियाँ हैं, हमने पहले बात की कि राष्ट्रीय नीतियों में इसका विरोध किया जाता है, और इसलिए जब स्थानीय जो आवश्यकता है उनको अधिक महत्व दिया जाए और राष्ट्रीय जो महत्व के विषय हैं उनकी अवहेलना की जाए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण और एकता की कीमत पर स्थानीयवाद को बढ़ावा देता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए घातक होता है। अगली इसका दुर्गुण है, दोष यह बताया गया कि यह सह बहुकार्यात्मक चरित्र के कारण विशिष्टीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसमें एक ही प्रकार जो कार्य क्षेत्र निश्चित होता है और कार्य क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भी निश्चित होते हैं, और वो श्रमिक के जो कार्य इतने अधिक ओवरलैपिंग वाले हो जाते हैं, उसको बहुत सारे काम उसको करने पड़ते हैं। तो जब वो बहुत सारे काम उसे करने पड़ते हैं किसी संगठन कार्मिक को, तो जो बहुत सारे काम वह कर रहा है, तो वह एक ही जो काम है उसको अगर वो बार बार करे तो उसमें विशिष्टीकरण उत्पन्न हो सकता है श्रम विभाजन के कारण। तो उसकी संभावना इस प्रकार के जो संगठन है उसमें कम हो जाती है, क्योंकि जो स्थान आधारित संगठन है उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन के में कार्य करने वाले व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। अगली इसका जो दोष बताया गया वह यह है कि यह संगठन को स्थानीय हितों और दबाव समूह के अनुचित प्रभाव के समक्ष कमजोर बना देता है। तो यह जो संगठन है जब स्थानीय हित और उसके जो स्थानीय हित जब दबाव देता है और स्थानीय हितों की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय हितों की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है, और दबाव समूह भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रशासन को चलाना चाहते हैं, संगठन को चलाना चाहते हैं। तो यह जो दबाव समूह का जो दबाव होता है और स्थानीय हितों को महत्व देने की जो बात होती है, यह दोनों बातें मिलजुल कर उस एक अनुचित प्रभाव उत्पन्न करती हैं, और यह अनुचित प्रभाव अंततः संगठन को कमजोर करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे संगठन, जो विभागीय संगठन के आधार हैं उनके उसके अंतर्गत हमने बात की 4P की, और 4P के अंतर्गत हमने बात की पर्पस की, प्रोसेस की, पर्सन्स और प्लेस की। पर्पस यानी उद्देश्य की, प्रोसेस यानी प्रक्रिया आधारित की, पर्सन्स यानी व्यक्ति आधारित, और प्लेस यानी स्थान आधारित। जब हम इन 4 आधारों की बात करते हैं जिसे लूथर गुलिक ने 4P कहा है, तो हमने अभी चर्चा की इन सब के आधारों के पर्पस के लाभ और हानि की, प्रोसेस के लाभ और हानि की, पर्सन्स के लाभ और हानि की, और प्लेस के लाभ और हानि की। तो इस तरह से 4P के आधार पर विभागीय संगठन के आधार बताए गए हैं, और यह आधार लूथर गुलिक ने 4P बताया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।